नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुराना भरोसेमंद चैनल आरसी क्लासेज में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सबके बीच रासायनिक विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के पहले पाठ रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण से भाग 2 में कुछ टॉपिक लेकर आया हूं। तो दोस्तों, ये वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें पहला हेडिंग हमारा जो अपचयन यानी कि ऑक्सीकरण। अपचयन आखिर में होता क्या है दोस्तों? तो चलिए हम अपचयन को देख लेते हैं कि आखिर में अपचयन होता क्या है। अपचयन यानी कि ऑक्सीकरण। तो दोस्तों, यहाँ पे दिया है ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, यानी कि दोस्तों ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना अपचयन यानी कि ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग परंतु हाइड्रोजन का ह्रास होता है अपचयन अपक्रिया कहलाता है। उपचयन अपक्रिया कहलाता है। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो उपचयन अपक्रिया कहलाता है, यानी कि ऑक्सीकरण कहलाता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे इसका संतुलित समीकरण भी देख सकते हैं कि जैसे मान लिया H2 है, हाइड्रोजन है, O2 है, ऑक्सीजन है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये समझ लीजिए पॉजिटिव है और ये है हमारा निगेटिव है। पॉजिटिव निगेटिव को अटैक मारेगा तो हमारा ये बन जाएगा H2O। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ये H2 था और यहाँ पे H भी 2 है और यहाँ पे O एक ही है और यहाँ पे 2 था, इसलिए हमने यहाँ पे 2 से गुणा कर दिया, इसके बराबर हो गया। तो दोस्तों, ये इसके बराबर हो गया। यहाँ पे भी देख रहे हैं आप, 2 से हम गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 4 हो गया। यहाँ पे 2 से गुणा 2 दूनी 4 और ये भी 2 दूनी 4। ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम चलते हैं अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है? अगला टॉपिक दोस्तों है हमारा अपचयन अपक्रिया। तो चलिए अपचयन अपक्रिया को भी हम देख लेते हैं आखिर में अपचयन अपक्रिया होता क्या है। तो अपचयन अपक्रिया दोस्तों यह है वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो, वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो परंतु हाइड्रोजन का योग हो। कहने का मतलब दोस्तों हाइड्रोजन का निकल, यहाँ पे देख रहे हैं आप, वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो। कहने का मतलब दोस्तों ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना ही अपचयन अपक्रिया कहलाता है। ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना ही अपचयन अपक्रिया कहलाता है। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं साफ शब्दों में, वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो परंतु हाइड्रोजन का योग हो अपचयन अपक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों, इसके उदाहरण जैसे हम ले लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं कॉपर ऑक्साइड प्लस H2O। तो दोस्तों, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड प्लस हमने H2O ले लिया। तो दोस्तों, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ, ये प्लस है और ये माइनस है और ये प्लस है। दोस्तों, प्लस माइनस को अटैक मारेगा, प्लस प्लस को अटैक नहीं मारेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे ये इसको अटैक मारेगा तो ये हमारा सबसे पहले H2O बन गया, उसके बाद हमारा यहाँ Cu यानी कि कॉपर बन गया। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है हमारे हाइड्रोजन का योग हुआ और दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन जो है हमारा ये निकल गया, यानी कि इसका ह्रास हुआ। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो समझ गए। अगर वीडियो समझ गए तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अगले टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। अगला टॉपिक जो दोस्तों है रहेगा वो हमारा रहेगा रेडॉक्स अपक्रिया। दोस्तों, आखिर में रेडॉक्स अपक्रिया क्या होता है तो चलिए देख लेते हैं रेडॉक्स अपक्रिया को भी। तो रेडॉक्स अपक्रिया वह दिया है वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का ह्रास होता है, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का ह्रास होता है, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाता है। तो दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमने बात की थी वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का ह्रास होता है, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं CuO यानी कॉपर ऑक्साइड, ये कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं ये इसका ह्रास हो रहा है, यहाँ पे इसका ह्रास हो रहा है और यहाँ पे जो है ये इससे संबंध बना रहा है। ये कॉपर ऑक्साइड यानी कि यहाँ से निकल के
यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे था और यहाँ पे हास हो गया इसके और निकल गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे था और यहाँ से निकल के ये यहाँ पे आ गया। किस लिए दोस्तों कि यहाँ पे जुड़ना हुआ और यहाँ पे इसका हास हुआ। तो दोस्तों आप ये हेडिंग बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले हेडिंग की तरफ चल लेते हैं कि अगला हेडिंग हमारा क्या है। दोस्तों अगला हेडिंग हमारा बहुत छोटा सा हेडिंग है, जो है संक्षारण, यानी कि दोस्तों लोहे में जंग लगना एक प्रकार से समझ लीजिए संक्षारण। तो चलिए दोस्तों संक्षारण को भी हम समझ लेते हैं कि आखिर में संक्षारण है क्या। तो संक्षारण आप देख रहे हैं, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, नमी आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है। यानी कि दोस्तों एक प्रकार समझ लीजिए मोर्चा लगना, लोहा है, लोहे में जंग लगना है। तो दोस्तों आपने देखा, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, नमी आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है, जिसे संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना एक प्रकार का संक्षारण है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, लोहे में जंग लगना एक प्रकार का संक्षारण है, यानी कि मोर्चा लगना। जब कोई वस्तु या धातु अपने आसपास किसी अम्ल, आर्द्रता, नमी आदि के संपर्क में आ जाती है, जैसे मान लीजिए हमने कोई धातु फेंक दी है बाहर, जैसे मान लीजिए मिट्टी में ही गड़ गई है, जैसे हमारा कोई धातु है और ये मिट्टी में गड़ गई है। अब दोस्तों अम्ल, आर्द्रता, नमी के पास जाएगी, अम्ल, आर्द्रता, नमी पाएगी तो ये समझ लीजिए इसमें मोर्चा लग जाएगा, यानी कि जंग लग जाएगा। तो दोस्तों वही होगा हमारा संक्षारण। तो संक्षारण हमने देख लिया। अब चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक जो था वो है संक्षारण से बचाव। तो दोस्तों हमने जान लिया संक्षारण होता क्या है। तो चलिए हम जान लेते हैं संक्षारण वास्तव में हम कैसे बचाव कर सकते हैं। तो दोस्तों संक्षारण से हमें बचाव करने के लिए क्या क्या करना होगा, तो चलिए देख लेते हैं संक्षारण से बचाव के लिए हमें क्या क्या करना होगा। दोस्तों संक्षारण से बचाव के लिए धातुओं पर पेंट, दोस्तों अगर धातु पर आप पेंट करते हैं, दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा जैसे कि दरवाजे होते हैं, धातुएं होती हैं, उन पर पेंट कर दिए जाते हैं ताकि वो संक्षारित ना हो। तो आप यहाँ पे भी देख रहे हैं, संक्षारण से बचाव के लिए धातुओं पर पेंट, वार्निश, ग्रीस आदि का लेपन किया जाता है। दोस्तों जैसे कोई मान लीजिए हमारी धातु है, ये धातु है, अब इसके ऊपर हमारी ये समझ लीजिए पेंट की परत चढ़ाई जाएगी। पेंट की परत चढ़ाई दोस्तों, इससे क्या होगा कि जो नमी, आर्द्रता कुछ भी होगा दोस्तों इसको संक्षारित नहीं कर पाएगा, पेंट के कारण या वार्निश, ग्रीस के कारण संक्षारित नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों आपने ये समझ ही लिया होगा। तो आपने ये समझ लिया होगा, तो चलिए अब अगले हेडिंग की तरफ चलते हैं। तो अगला हेडिंग हमारा क्या है, तो चलिए हमारा अगला हेडिंग जो रहेगा वो विकृत गंधिका का रहेगा। आखिर में विकृत गंधिका होगा क्या है। तो जब देख रहे हैं आप, जब तेल तथा वसा युक्त, यानी कि दोस्तों ऐसी वस्तुएं जिसमें तेल लगा हो या वसा यानी कि फैट पाया जाता हो, जब तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ, यानी कि दोस्तों जो खाने वाली चीज़ें हैं जिसमें तेल या फैट यानी कि वसा युक्त चीज़ें हों, तो वो अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, उपचयित हो जाती हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जब तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ उपचयित हो जाते हैं तब इनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। दोस्तों वे उपचयित कैसे होती हैं, जब वे ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं, ऑक्सीजन से क्रिया करके वे उपचयित हो जाती हैं। तो दोस्तों आपने यहाँ पे कुछ और देखा होगा कि इनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, जिसे विकृत गंधिका कहते हैं। जब तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ उपचयित हो जाते हैं तब इनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, जिसे विकृत गंधिका कहते हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा, यानी कि अंतिम टॉपिक रहेगा विकृत गंधिका से बचाव की विधियाँ। विकृत गंधिका क्या होता है, इसके हम कैसे बचें। तो दोस्तों विकृत गंधिका से बचने के लिए बहुत आसान सी विधियाँ हैं, आपको कुछ नियम फॉलो करने होंगे। तो बस आप देख लीजिए कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो पहला दिया है दोस्तों, खाद्य पदार्थों को वायु रोधी पात्रों में रखना चाहिए। कहने का मतलब दोस्तों खाद्य पदार्थों को ऐसे स्थानों पर रखना चाहिए, उस बर्तन में रखना चाहिए, पात्र मतलब दोस्तों बर्तन होता है, उस बर्तन में रखना चाहिए जिसमें हवा पहुंच ना सके, ऐसे बर्तन में रखना चाहिए। और दूसरा क्या दिया है दोस्तों, दूसरा दिया है नियम ताप पर पके भोजन का प्रशीतन करना चाहिए। यानी कि दोस्तों नियम ताप पर पके भोजन जो दोस्तों सही नियम पर पकाए गए हैं उसको हमें ध्यानपूर्वक यानी कि अच्छी तरीके से रखना चाहिए, जिससे मतलब ऑक्सीजन की क्रिया ना हो सके तो अच्छा रहेगा। तो ये तो दोस्तों हो गया दूसरा। अब यहाँ पे तीसरा दिया है खाद्य पदार्थ जैसे आलू के चिप्स। दोस्तों आपने मार्केट में देखा होगा जैसे आलू के चिप्स आते हैं खाद्य पदार्थ में, आलू के चिप्स ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन गैस भरा दिया जाता है। दोस्तों आलू के चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन को दोस्तों
ऑक्सीजन को हटाकर वहाँ पे नाइट्रोजन गैस भर जाती है, इसलिए क्योंकि दोस्तों अगर नाइट्रोजन रहेगा, जैसे मान लीजिए हमारा भी ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है प्लस और ये दोस्तों O2 है, तो ये बन जाएगा NO2। दोस्तों ये क्रिया कर लेगा, तो ये क्रिया कर लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे नाइट्रोजन गैस ही कर नाइट्रोजन गैस भरा जाता है ताकि ऑक्सीजन उसके संपर्क में ना आए, इसलिए यहाँ पे नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है क्योंकि ये इससे क्रिया ना करे, ऑक्सीजन से क्रिया करते ही दोस्तों खराब हो जाए। आपने देखा होगा कि फफूंदी लग जाती है, ऐसा कुछ होता है। तो दोस्तों अगर ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो ऐसा ही होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप ये पहला वाला भी समझ गए होंगे, ये वाला भी और ये वाला। अगर दोस्तों समझ गए होंगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कैसा लगा तो इसे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल वाला आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ इसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तब के लिए दोस्तों गुड बाय, सी यू, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब के लिए अपना ध्यान रखिए।